लिटिल बॉय कोडनेम था उस 4400 केजी के एटॉमिक बॉम्ब का, जिसने सिर्फ 43 सेकंड्स में हिरोशिमा को ऐसे से ऐसा कर दिया। 6 अगस्त 1945 में ये बॉम्ब ने गिरते ही 70,000 लोगों की जान ले ली और उस साल के एंड होने तक 1,40,000 लोग मर चुके थे ये बॉम्ब के रेडिएशंस की वजह से और ये रेडिएशन से हुई बीमारियों की वजह से। लोग ट्रैप हो चुके थे अपने ही जलते हुए घरों में। हिरोशिमा की 90,000 बिल्डिंग्स में से 60,000 बिल्डिंग्स पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आज तक टोटल डेथ काउंट नहीं पता चला है हिरोशिमा का, क्योंकि जो हाइपो सेंटर था, मतलब जहाँ पे बॉम्ब गिरा, वहाँ इतना ज़्यादा हीट और रेडिएशन था कि उसके आजू बाजू जो बॉडीज़ थी वो काउंट भी नहीं हो सकी और वो बॉम्ब के गिरते ही स्टीम और वेपर में कन्वर्ट हो गई। और जिन लोगों को आग लग गई थी वो लोग रिलीफ के लिए आजू बाजू के पानी में कूद गए और वहाँ पे इतनी सारी बॉडीज़ हो गई थी कि वहाँ की जो ओका रिवर थी वो पूरी क्लॉग हो गई थी। कुन्हिको लिडा, जो अब 75 ईयर्स के हैं और इस ब्लास्ट के टाइम 3 साल के थे, उनकी फादर की डेथ वॉर के टाइम हो गई और ये बॉम्ब गिरते ही उनका पूरा घर जल गया। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिरोशिमा सिटी को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उनकी मॉम और उनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई रेडिएशंस की वजह से ही। क्योंकि लिडा भी बचपन में इन रेडिएशन से एक्सपोज हुए थे तो उनको स्कूल में एनीमिया था, मतलब खून की कमी, जिसकी वजह से वो स्कूल में भी बेहोश हो जाते थे। फिर उनको अल्सर्स, मतलब छाले हो जाते थे, उनको अस्थमा की भी बीमारी थी और इन्होंने 2 बार सर्जरीज करके अपने ब्रेन ट्यूमर्स को रिमूव किया है और अब इनको थायराइड की दिक्कत भी आने लग गई है। रेडिएशन इफेक्ट्स रिसर्च फाउंडेशन, मतलब RERF, अब रिसर्च कर रहे हैं कि उस टाइम के रेडिएशंस का तब के लोगों पे और अब आने वाली जनरेशन्स पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा और न्यूक्लियर वेपन्स किस हद तक डेंजरस हो सकते हैं। लिडा के जैसे और भी जो सर्वाइवर्स थे जिन्होंने हिरोशिमा के वो अटैक को सर्वाइव कर लिया, उन लोगों को दूसरे लोग हिबाकुश कहने लग गए और उन्हें अपनी सोसाइटी से अलग करने लग गए। हिबाकुश का मतलब है ब्लड ऑफ द डेविल, क्योंकि इन लोगों में ल्यूकेमिया, जो कि एक बहुत ही रेयर ब्लड का डिसऑर्डर है, वो पाया गया था। हर साल इन सर्वाइवर्स के अंदर 12 से भी ज़्यादा नए नए कैंसर्स डेवलप होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हैं। इसलिए रेडिएशन के रिस्क को रिसर्चर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। रेडिएशंस के इफ़ेक्ट सिर्फ सेकेंड जनरेशन में नहीं, लेकिन वहाँ के सॉइल में भी दिखने लग गए। वहाँ की ज़मीन पूरी बंजर हो चुकी थी और हाइपो सेंटर से 60 माइल्स तक, मतलब 96 किलोमीटर दूर तक जो भी राइस, दूध, वेजिटेबल या चाय जो भी मिलता था वो सब रेडियो एक्टिव था, मतलब डेंजरस था। तो अपने सॉइल में से ये हार्मफुल और रेडियो एक्टिव मेटल्स को कम करने के लिए जापान ने चूज़ किया एक बहुत ही सस्ता और इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव, लाखों सनफ्लावर्स प्लांट करने का। सनफ्लावर्स को साइंटिस्ट बोलते हैं हाइपर अक्यूमुलेटर्स, क्योंकि ये प्लांट्स सॉइल में से टॉक्सिन कम करते हैं और उन्हें खुद के टिश्यूज़ के अंदर रख लेते हैं। इसी तरह काम करते हैं इंडियन मस्टर्ड, मतलब सरसों, सोयाबीन और फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2001 में सनफ्लावर और मस्टर्ड को बोला टॉक्सिक एवेंजर्स विद लीव्स, क्योंकि ये प्लांट्स सॉइल में से लेड की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि एक टॉक्सिक मेटल है, उसको 43% तक कम कर देते हैं। हाँ, वही लेड जो मैगी में था या है। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट्स जो एटॉमिक बॉम्ब के थे हिरोशिमा पर और वो अभी कैसे उसको कॉम्बैट कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो का बेस्ट कमेंट था स्प्रूआ का, वो बहुत ही स्वीट है और थैंक यू सो मच। और अगर तुम लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अगर बाहर मत जाना, बाहर का कुछ हंट शंट मत खाना और मास्क पहन के रखो, सेफ रहो। अगर तुम किसी कोविड पेशेंट की हेल्प कर रहे हो या फिर खुद एक कोविड पेशेंट हो तो प्लीज़ खुद का ख्याल रखो और बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2001 में सनफ्लावर्स और सरसों को बोला न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2001 में सनफ्लावर और मस्टर्ड को बोला न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2001 में सनफ्लावर और मस्टर्ड को बोला